अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई फाइनली चूज़े जो हैं आज हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से तकरीबन 23 दिन के हो गए हैं खैरियत से, और कोई भी अल्लाह का शुक्र है कोई मसला नहीं आया। और अभी जो आप देख रहे हैं इनको मैंने शिफ्ट कर दिया नई जगह के ऊपर। इससे पहले अगर आपने देखा हो तो मैंने केज में रखा हुआ था, पर आज के दिन ही मैंने इनको तकरीबन इसमें शिफ्ट कर दिया। और रीज़न ये था ना कि ये केज के अंदर बर्ड सही तो था, लेकिन इशू सारा ये था कि अंदर जो बर्ड है ना उस वो है मिस्री और ये है ब्रॉयलर। तो मैंने कहा यार खुदा ना करे कोई ऐसा मसला ना हो ना कि इनके चक्कर में वो ख़राब हो जाएँ या उनके चक्कर में ये ख़राब हो जाएँ, क्योंकि देखें फार्म के ऊपर ना मल्टीपल ब्रीड्स रखना हमेशा बेवकूफ़ी होती है। और मैंने तो सिर्फ इस वजह से रख ली थी कि उस टाइम पे मुझे चूज़ा नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो फ़िलहाल कुछ तो रखा जाए। तो इसलिए मैंने इस केज के अंदर चूज़ा यानी कि ख़रीद के रख लिया था। वैसे ही यानी कि देना तो हमने किसी और को था, पर उसमें से 25 पीस मैंने अपने पास रख लिया था कि एक प्रैक्टिकल के तौर पे। वैसे अब के मैं ब्रॉयलर पाल चुका तो खैर बहरहाल बात को लंबा नहीं करते। तो ये मेरा मूड था कि इनको रख के थोड़ा बड़ा करके और इस पे 2-4 एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसकी वीडियोस बनाएंगे, अपलोड कर देंगे और लोगों को आइडिया हो जाएगा कि क्या प्लान है। लेकिन अब मैंने देखा ना कि इनमें हल्का सा एक मसला था। बेसिक इसमें हल्का मसला क्या था, ये हल्का-हल्का मुँह खोल के साँस ले रहे थे। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मुझे कोई चूज़ा इस सिम्पटम में दिखा तो मैं उसकी वीडियो अटैच कर दूँगा साथ ही, तो आपको भी अंदाज़ा हो जाए कि इनको हल्का सा मसला है। अच्छा, ये मसला होता क्या है? बेसिकली ये सबसे ख़तरनाक मसलों में से एक मसला है, और मैं कहूँ कि पोल्ट्री के सबसे ख़तरनाक मसले हैं ये, तो वही मसला है, साँस का मसला है। और अमूमन जो देखने को मिलता है ना, वो अगर आप ब्रॉयलर पाल रहे हैं तो आपको ये इसी एज में दिखेगा, तकरीबन 25-26 दिन के बाद, या 23 दिन, 24 दिन, 25 दिन, ये एक एवरेज टाइम है। अच्छा, इसका रीज़न क्या होता है सबसे बड़ा? इसका रीज़न जो है ना, देखें बर्ड जो है ना ये इस काबिल नहीं है जितना ये वेट गेन करता है। यानी कि इस काबिल से मुराद मेरी ये बात है कि बर्ड जो है वो पूरा का पूरा देखें जेनेटिकली इम्प्रूव्ड है। और मैंने जेनेटिक्स के ऊपर अभी तक कोई वीडियो ऐसी बनाई नहीं डिटेल, लेकिन इंशाल्लाह मैं बता दूंगा आपको कि किस तरह इसको बर्ड को बनाया गया है और किस तरीके से बनाते हैं। और आप कमाल, यानी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ब्रॉयलर की मैंने नहीं बताई हुई। जैसे कि अगर आप में से किसी को आइडिया हो तो ब्रॉयलर ब्रीड पाकिस्तान में बनती ही नहीं है। इसके पेरेंट्स जो होते हैं ना वो हम लोग इम्पोर्ट कराते हैं। अच्छा, पेरेंट्स जो होते हैं ना वो ब्रॉयलर चूज़ा देते हैं, यानी कि पेरेंट्स से जो अंडा आया वो ब्रॉयलर चूज़ा हो जाता है, और वो जो ब्रॉयलर होता है वो अंडे नहीं देता। और उससे पीछे जाएँ तो क्या कहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। ये भी पाकिस्तान में कुछ कंपनीज़ के पास हैं, लेकिन वो भी बाहर से इम्पोर्ट होता है। ग्रैंड पेरेंट का चूज़े से पेरेंट बनता है। तो और उससे पीछे अगर जाएँ तो इनका फिर वो होता है जीपी, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, सॉरी, जीपी तो ग्रैंड पेरेंट होता है। तो वो जो होता है ना वो बेसिकली लैब्स में बनता है। तो बड़ा लंबा सा सीक्वेंस है, मैं किसी दिन इंशाल्लाह डिटेल में आप समझाऊंगा, अभी फ़िलहाल इसको नहीं छेड़ते हम। तो अब इसके अंदर जो इशू है ना सारा का सारा ब्रॉयलर का, कि अब इसको इस तरह तो बना दिया कि ये 30 दिन के अंदर वेट पकड़ के तकरीबन अच्छा खासा, यानी कि कह सकते हैं 35 दिन 40 दिन के अंदर ये 2-2.5 किलो 3 किलो टच कर जाता है। तो इतना तो इसको बना दिया, और अब इसके ऊपर काम भी नहीं हो रहा मज़ीद कि इसको और मज़ीद जल्दी वेट गेन करवाएं, यानी कि महीने में या 20 दिन में इसको मज़ीद गेन करवाएं। ऐसे कोई प्रैक्टिस अब हो भी नहीं रही। अब इसकी रिसर्च रुक चुकी है। अब सिर्फ़ और सिर्फ जो रिसर्च है ना वो ये है कि इसकी इम्यूनिटी को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करा सकें। क्योंकि हुआ क्या है कि बर्ड तो इम्प्रूव हो गया है और बर्ड अच्छा रिस्पॉन्स भी दे रहा है, बट बर्ड के अंदर एक इशू अभी भी मौजूद है, वो ये कि बर्ड जो है वो उस हिसाब से वेट गेन नहीं कर रहा, सॉरी, उस हिसाब से इम्यूनिटी नहीं है उसकी। यानी कि 25-26 दिन का होगा, इसके ऊपर मसले आना शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा और बड़ा होगा तो और इश्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। और ये जो सांस का मसला आप देख रहे हैं ना, वो सबसे बड़ा जो है ना इशू है इसके अंदर। यानी कि मैं आपको ज़रा समझाता हूँ डिटेल के अंदर। एक चीज़ होती है जो अल्लाह ताला खुद बनाते हैं, एक चीज़ होती है जिसमें इंसान अपनी कारीगरी दिखाता है। अब जो अल्लाह ताला चीज़ बनाते हैं वो तो कहते हैं हम एकदम परफेक्ट होती है, ठीक है ना। लेकिन जो इंसान की कारीगरी होती है ना उसमें कहीं ना कहीं एरर होता है। अब पूरी ब्रीड बड़ी हो गई, सब कुछ उसका बड़ा हो गया, लेकिन उसकी जो सांस की नाली है ना वो अभी तक बहुत छोटी है। उससे होता क्या, यानी कि इतना बड़ा बर्ड जब इस तरीके से सांस, यानी कि सांस की नाली से वो लेता है जो उस हिसाब से प्लान नहीं है, तो फिर जाहिर सी बात है फिर सांस पे प्लग आने के इश्यूज़ होते हैं। और फिर मुर्गी का जो सबसे बड़ा मसला होता है ना, मुर्गी का जो इशू होता है कि मुर्गी बलगम थूक नहीं पाती। फॉर एग्जांपल अगर इसके मुंह में बलगम आ गया या इसकी सांस की नाली में आ गया, तो ये चाह के भी उसको, जैसे हम अल्लाह का शुक्र है, थूक सकते हैं, लेकिन वो नहीं थूक सकती। तो उसका इशू क्या बनता है कि कुछ टाइम के बाद उनके जो फेफड़े होते हैं वो जाम होना शुरू हो जाते हैं, उसमें प्लग आ जाता है। उसके अलावा सांस की नाली सारी स्वेल हो जाती है, डिफरेंट किस्म के इन्फेक्शन हो जाते हैं। जब बलगम जमा होता है तो वो उसमें मट्टी चिपकती है, फिर 10 किस्म के मसले आते हैं। तो ये ब्रॉयलर का बड़ा एक डार्क किस्म की चीज़ है।
और अगर आप लोग भी करते हैं तो अपने जहन में रखिएगा कि खुदा ना करे ये मसला आया तो ये बिगड़ सकता है। तो कहानी पूरी बताने का रीज़न ये था कि ये जो आप देख रहे हैं बट केज में, उसको केज से निकाल के शिफ्ट करने का जो रीज़न है ना, वो यही था कि इसमें मुझे हल्का सा मसला आ रहा था। तो खुदा ना करे जो मेरे पास पीछे चूज़ा रखा हुआ है, ये तकरीबन 900 के करीब मिस्री चूज़ा है, तो खुदा ना करे 800-900 के करीब है। खुदा ना करे अगर इसमें मसला आया तो पूरा का पूरा फ्लॉक डिस्टर्ब हो सकता है। तो 30 चूज़ों से अच्छा कि मैं इनको कहीं आगे पीछे शिफ्ट कर दूँ। तो मेरे पास पहली केज है, और अगर आप में से कोई मुझे पहले फॉलो कर रहा हो तो तकरीबन 5 साल पहले ये केज बनाया था। अभी तक सही है गेट इसके और सब कुछ सही है, जबकि इस्तेमाल भी अच्छा खासा हुआ। तो उस केज के अंदर मैं इनको फ़िलहाल शिफ्ट कर दूँगा तकरीबन 15-20 दिन। और ये वाला चूज़ा है, इसको मैंने आगे शिफ्ट करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं वहाँ की भी अपडेट दे दूँगा आपको, दूसरी जगह की, क्योंकि वहाँ पे मैंने कुछ सफाई वगैरह करी है, थोड़ी बहुत वहाँ की सेटिंग करी है कि वहाँ पे इसको फिर हम शिफ्ट कर देंगे। तो ये सारी की सारी डिटेल आपको मिलने वाली है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और सबसे पहले यार एक चीज़ तो रह ही गई जो मैंने आप सबसे कहनी थी कि भाई थैंक यू, लास्ट वीडियो पे आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया। मैंने बस ऐसे ही ना करते करते वीडियो 14-15 मिनट की हो गई थी, तो मैंने कहा अब छोड़ो, अब इसको कट करने से अच्छा इसको ऐसे ही अपलोड कर देते हैं। और कमाल की बात है, उस पर अच्छा लोगों ने यानी कि पूरी वीडियो को देखा, मेजॉरिटी जो लोग थे उन्होंने पूरी वीडियो देखी, और कुछ ना कुछ जाहिर सी बात है उसमें से उन्होंने सीखा होगा। क्योंकि देखिए मुझे जो फार्मिंग करते हुए अरसा हो गया ना, वो तकरीबन 5 से 6 साल हो गए, 5 साल हो गए। उसके अलावा कराची यूनिवर्सिटी से मेरी डिग्री है पोल्ट्री साइंस के ऊपर, और कंटिन्यू है बेसिकली अभी डिग्री, तो 4 साल की डिग्री है। और उसके साथ साथ हम लोग पोल्ट्री की टीचिंग भी करते हैं, यानी कि जो पोल्ट्री का एक ऑनलाइन कोर्स भी है कंप्लीट, जिसके अंदर कंप्लीट गाइडलाइन करते हैं। तो मेरी कोई ना कोई बात आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होगी। तो इंशाल्लाह ताला जो लोग देख रहे हैं, उम्मीद है कि अगर वो उनका प्लान है पोल्ट्री फार्मिंग करने का या इस तरह की कोई और फार्मिंग करने का, तो इंशाल्लाह ताला वो लोग करें और कामयाब हों। क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो आपको सीखने को मिलेगी, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और आप रिस्क फैक्टर से भी बचोगे। अच्छा, अब ये सारी बातें तो हो गई, अब बात करते हैं मेन कि अब इनकी एज मैंने आपको बता दी है कि इनकी एज जो है तकरीबन 23 डेज़ हो गई है। और फ़ीड की मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ। फ़ीड जो है इन्होंने इस टाइम के ऊपर तकरीबन 30 से 35 केजी के करीब ये फ़ीड कंज्यूम कर चुके हैं, 30 से 32 केजी के करीब। और ये 30 चूज़े हैं, 29 चूज़े हैं बेसिकली, और अब पर चूज़ा तकरीबन 1-1 किलो खा चुका है। थोड़ी बहुत कमी ऊपर नीचे होगी, वो मैं आपको बाद में गाइड कर दूँगा लास्ट में आके कितनी खाई। सारा का सारा चूज़ा अच्छी खासी फ़ीड खा चुका है अभी तक। और अभी जो इसके बाद का जो प्लान है, यानी कि तो अभी मेरे हिसाब से तकरीबन 1.5 किलो करीब ही फ़ीड खा जाएगा, या पौने 2 किलो, मुझे एग्जैक्ट चार्ट नहीं पता। मिस्त्री की कैलकुलेशन मेरे हाथों पर होती है, ब्रॉयलर फार्मिंग में इतनी ज़्यादा करता नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे उसकी आइडिया नहीं है इतना ज़्यादा। लेकिन बहरहाल जो जैसा जैसा चल रहा है वैसे वैसे मैं आपको इसका पर गाइड करता जाऊँगा। तो अभी जो आप देख रहे हो माशाल्लाह से फ़िलहाल तो सारे के सारे हेल्थी हैं, कोई ऐसा कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन एज़ अ एहतियात के तौर के ऊपर मैंने इसके अंदर 2 मेडिसिन देना शुरू कर दी हैं। पहली जो है इसमें ये इसके नाम मैं दोनों के मेंशन कर देता हूँ स्क्रीन के ऊपर। एक बायोजेनेसिस है और एक दूसरी किलकॉमॉक्स है। तो इसका फ़ायदा ये होता है ना कि एक बेसिकली एंटीबायोटिक है, और दूसरी जो बायोजेनेसिस है वो है एज़ अ जैसे नाम पैरासिटामोल वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो दर्द में रिलीफ़ होता है। उसके अलावा थोड़ी-सी थकान दूर होती है। उसके अलावा जो छोटे-मोटे बुखार होता है वो सब सही हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं। अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही मुनासिब कीमत में मिल जाती है आपको। अगर किसी को लूज़ में चाहिए तो वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो नंबर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, स्क्रीन पे भी मिल जाता है। तो उसमें बड़ा फ़ायदा होता है। और इसके अलावा यानी कि अगर नया पूरा डब्बा खरीदेंगे 1 किलो का, तो 1 किलो का थोड़ी-सी महंगी है। मुझे ये दोनों मेडिसिन 6,500 की पड़ी थी। अब लोगों के पास 50-100 चूज़े होते हैं, तो उनके लिए मैं मशवरा करते हैं यार लूज़ में ले लें, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो अगर किसी को चाहिए तो वो कॉन्टैक्ट कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा और वीडियो के साथ भी मिल जाएगा। तो अभी जो मेरा इनको प्लान है लेके कि वो इंशाल्लाह ताला मैं इनको पूरा करूँगा और एंड तक लेके जाऊँगा। तकरीबन मैंने सोचा ये था कि तकरीबन 2.25 किलो 2.5 किलो के करीब इसको करके इंशाल्लाह सेल कर दूँगा। अभी अगर मार्केट की सिचुएशन बताऊँ तो इस टाइम पे मार्केट का जो रेट चल रहा है ना बर्ड्स का, वो तकरीबन मैंने आज देखा था, आज जो कराची का रेट है वो तकरीबन है 438 रुपये। अच्छा, अब 438 रुपये ब्रॉयलर का रेट है, तो ये है साबुत ब्रॉयलर का रेट, फार्म से उठने का रेट। 438 रुपये अगर फार्म से उठ रहा है तो दुकान पे कमो बेश 650-700-800 रुपये तक का बिक रहा होगा। 700 से 800 बिक रहा होगा मेरे हिसाब से, तो वो तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। तो ये होता है कि 438 रुपये अगर फार्म का रेट है, उठाने का रेट, तो जैसे बात है सप्लाई का रेट इससे 15-20 रुपये ऊपर होता है। तो सपोज़ करते हैं कि एक बंदा 438 रुपये में फार्म से उठा रहा है और जो सप्लाई आगे दे रहा है वो 460 रुपये 470 रुपये दे रहा है। तो उसके बाद जो है वो बारी आती है दुकान वाले की, फिर दुकान वाला इसको काट के अपने हिसाब से बेचता है, जो मार्केट का रेट निकलता है एग्जैक्ट सबका सब रेट निकलता है। अगर आप लोग ब्रॉयलर पालते हैं, छोटी क्वांटिटी में पालते हैं ना, तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ा एज मिलता है। वो एज इस तरह मिलता है जो बड़े फार्मर को नहीं मिलता। वो ये कि एक तो देखें आपकी लेबर कॉस्ट बिल्कुल ज़ीरो, आपको लेबर की टेंशन नहीं लेनी। आपने ऐसे बात है, अब 100-200 बर्ड्स पालेंगे आप,
और अगर मैं कहता हूँ कि आपके पास फ़िलहाल कोई जॉब नहीं है, और अगर जॉब है भी तो भी आप 100 बर्ड्स पाल सकते हैं, तो इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप 500-600 चूज़ा भी आराम से, 1000 चूज़ा भी आराम से पाल सकते हैं। डेली का मुश्किल से 4 से 5 घंटा देना पड़ेगा अगर 1000 चूज़ा पाल रहे हैं तो, और इससे कम क्वांटिटी पाल रहे हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है मुश्किल से आधा 1 घंटा बहुत है। तो अब होता ये है कि अगर आप लोगों ने क्वांटिटी कम है ना आपकी, तो सबसे पहले तो देखें आपकी लेबर कॉस्ट बच गई, फिर उसके बाद आपका आने जाने का एक्सपेंस बच गया। तीसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, आपको किसी भी ब्रोकर की टेंशन नहीं है कि आप ब्रोकर को देंगे, तो ब्रोकर अक्सर ऐसा करता है कि जैसे कि 440 रुपये रेट है अभी, तो ब्रोकर हो सकता है आपसे 410 रुपये 420 रुपये उठाए। वो बोले आगे रेट ही नहीं है भाई, मार्केट का रेट ये निकला, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अब आपका माल तैयार है, आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप इसको फीड खिलाओ, तो आप मजबूरन ब्लैकमेल होकर माल को बेचते हो। तो ये ब्रोकर इस तरीके से भी करता है, तो ये वाले से भी आप बचोगे। और आप डायरेक्ट दुकानों पे जाके उनसे मालूम कर लोगे कि भाई मेरे पास 200 पीस पड़े हुए हैं ब्रॉयलर के, ये उनका एवरेज वेट है, आप मुझे क्या रेट देंगे। 4-5 दुकानों पे सर्च करने के बाद जहाँ पे आपको रेट समझ में आए, आप डायरेक्ट उनको सेल कर सकते हो। तो अभी तो मैंने आपको बताया 23 डेज़ के फीड वगैरह की कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी है। वैक्सीन मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था कि इसकी सिर्फ और सिर्फ NDI भी करी है मैंने, और मैं शायद करूँगा भी सिर्फ यही, इसके अलावा और कोई नहीं करूँगा। तो ये सारी वैक्सीन के बाद जो भी रिज़ल्ट निकल कर आता है वो इंशाल्लाह ताला आपको एक फाइनल वीडियो के अंदर मैं अपलोड करके डिटेल में बता दूंगा। तो बस आज की वीडियो इतनी सी थी। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। और उसके अलावा अगर कोई पोल्ट्री फार्मिंग हमसे प्रोफेशनली सीखना चाहता है बिज़नेस के तौर पे, यानी जिसका माइंड है बिज़नेस का और वो चाहता है कि इसका काम करना, तो वो हमारा भी पोल्ट्री फार्मिंग का कोर्स भी परचेज़ कर सकता है, जिसमें A to Z सारी गाइडलाइन है, और पोल्ट्री फार्मिंग का बिज़नेस किस सीज़न में किस तरीके से होता है सब कुछ गाइड है बिल्कुल प्रॉपर वे के अंदर। तो उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब कीमत 2500 रुपये के अंदर हम कंप्लीट सारी चीज़ें गाइड कर देते हैं। तो बस आज की वीडियो इतनी सी थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में किसी और मज़ेदार टॉपिक के ऊपर, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।